So guys, today we are going to discuss the next topic, how to calculate sigma and pi bond in any compound. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी कंपाउंड में, तो इसके लिए ट्रिक यूज करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं पहले हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एक बात ध्यान रखनी है, इसके लिए ट्रिक क्या है, ओपन चेन वाले जितने कंपाउंड हैं उनमें क्या करना है अपन को, टोटल एटम -1। तो ये मेरे पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ओपन चेन वाले जितने भी कंपाउंड हैं उसमें अपन को क्या करना है, टोटल एटम -1। अब बात आती है, ओपन चेन वाले दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से चेक करना आप, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें क्या हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, और अनसैचुरेटेड कौन से होंगे बेटा, जिनमें क्या हो, आपके डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। अब एक बात ध्यान रखना, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां हमेशा क्या होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे हमेशा क्या होंगे, दो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो एक बार और दोबारा से अपन डिस्कस कर देते हैं, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ओपन चेन। ओपन चेन compounds are further classified in two categories. Number one, saturated. Saturated means which contain single bond. Unsaturated which contain double or triple bond. इसमें ओपन चेन वाले में अपन को कैलकुलेट करने हैं, तो क्या करना है, टोटल एटम -1। ये आपके क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। इफ ओपन चेन कंपाउंड कंटेन डबल बॉन्ड देन देयर विल बी 1 पाई बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड देन देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिनसे कि आपको ये ट्रिक और समझ में आएगी। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे इजी से कॉम्प्लेक्स की तरफ अपन चलेंगे, और ये 11th क्लास में ही सीखने को आपको मिलेगा, उसके बाद आपको कोई नहीं सिखाएगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे CH4, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है, तो टोटल एटम कितने हैं, 5 - 1 = 4 सिग्मा। इसमें जैसे मैं बात करूं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 3 और 3 6, 6 - 1 = 5 सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, 1 पाई। इसी तरह से और देखिए आप, ये है, इसमें कैलकुलेट करना हो अपन को, चेक करना, टोटल गिनिए, टोटल एटम 3 और 1 4, 3 7, 1 8, 1 9, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो 13 - 1 = 12 सिग्मा बॉन्ड, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा आपके, 2 पाई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी क्या कहते हैं ओपन चेन वाले में क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखिए आप, फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कह दिया जाए इसमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैलकुलेट करिए। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, टोटल एटम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 - 1 = 9 सिग्मा। ठीक है, अब पाई बॉन्ड, एक बात ध्यान रखना, C ट्रिपल बॉन्ड जो N है, हमेशा C और N के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप यहां गिनिए फिर, 2 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, एंड 1 इधर होगा 9, तो 9 सिग्मा एंड 9 पाई।
इसमें आपके कितने आएंगे 9 सिग्मा और 9 पाई बॉन्ड आएंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए, सी और एन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है और वहां जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और यहाँ डबल बॉन्ड में 1 पाई 9। तो इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे 9 तो आपके हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड और 9 हो जाएंगे पाई बॉन्ड। ये तो था ओपन चेन के लिए। अब बात आती है बच्चों क्लोज चेन। क्लोज चेन कौन से कंपाउंड होते हैं? द कंपाउंड इन विच इनिशियल एंड टर्मिनल पार्ट्स आर जॉइंट। वो कंपाउंड जिनमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स क्या हो जॉइंट हो उनको मैं बोलता हूं क्लोज चेन। क्लोज चेन में एक ट्रिक यूज करेंगे अपन, टोटल एटम इज इक्वल टू क्या है आपके सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जितने एटम होंगे उतने ही क्या कहते हैं सिग्मा बॉन्ड होंगे। अगर डबल बॉन्ड है तो वो दोबारा देख लो आप, डबल बॉन्ड है तो यहां भी क्या होगा 1 पाई होगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहां कितने होंगे 2 पाई होंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं आपके CH2 CH2 और CH2, ये कोई साइक्लोब्यूटेन है। ठीक है, इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, थोड़ी देर में अपन सीखेंगे उसको लिखना। इस तरह के जो फॉर्मूले हैं इनको कैसे लिखते हैं वो इसी सेगमेंट में आएगा, लास्ट तक बने रहेंगे तो ही सीखने को मिलेगा। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो बहुत सारी चीजें जो आपकी मिस हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ टोटल एटम भी है 3 1 जा 3 3 3 जा 6 9 एंड 12। सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए यहाँ पे 12 सिग्मा। इसी तरह से आप इधर इसको इसमें गिनिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है CH2 में सारे CH2 एंड CH2। अब यहाँ गिनिए 3 1 जा 3 6 9 12 15 एंड 18। टोटल सिग्मा बॉन्ड 18। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन में भी अपन क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो बेंजीन में कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट, बेंजीन है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है। वन टू थ्री। अब यहां देखना सारे में CH 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 और CH, टोटल 6 है, यानी कि 12 सिग्मा और 1 2 3 पाई, यानी कि बेंजीन ऑलवेज कंटेन 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। सो बच्चों इस मेथड से हम किसी भी ओपन चेन और क्लोज चेन वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रीवियस जो क्लास थी उसमें अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। कार्बन एटम का 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन कौन सा होता है जरा एक बार दोबारा से समराइज कर लेते हैं। कार्बन एटम हैज 3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 एंड sp। ठीक है बच्चों, ये तीनों मैंने डिटेल में करवाए थे। वहां पे इनके सिंगल बॉन्डेड जो भी होंगे उसमें sp3 होगा, डबल बॉन्डेड जो होंगे उसमें sp2 होगा और ट्रिपल बॉन्डेड जो होंगे उसमें sp होगा। अब बात आती है कि हाउ कैन बी असाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी एटम। किसी कंपाउंड में कोई एटम है उसका अपन हाइब्रिडाइजेशन असाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए 2 मेथड्स हैं बच्चों। तो यहाँ पहली मेथड लेते हैं, तो टॉपिक अपना क्या हो जाएगा हाउ टू असाइन हाइब्रिडाइजेशन। यहां लिखते हैं अपन हाउ टू असाइन हाइब्रिडाइजेशन। दो मेथड है। पहली मेथड है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और दूसरी मेथड है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ठीक है बच्चों, 2 मेथड्स हैं। कौन कौन सी? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से भी अपन हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड।
इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड को अपन डिटेल में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर होता क्या है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इस मेथड से अपन किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो यहाँ अपने पास टॉपिक क्या आ गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहां पे लिखूंगा मैं पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन। अगर पाई बॉन्ड 0 है तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1, then it is always sp2 and 2 then it is always sp। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में अपन कैसे बता सकते हैं कि अगर पाई बॉन्ड 0 है तो हमेशा sp3 होगा, अगर 1 है तो sp2 होगा और 2 है तो हमेशा क्या होगा, sp होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन, दोबारा से देख लो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का नंबर के हिसाब से अपन हाइब्रिडाइजेशन असाइन कर सकते हैं। इफ पाई बॉन्ड इज 0 देन इट विल ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज, 1 देन sp2, 2 देन sp। ठीक है, अब देखो अपन इसको कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि अपन को और पता चल जाए। जैसे बच्चों आपको ये देते, ये आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और इस कंपाउंड से आपसे बोल दे कि इंडिविजुअल एटम का हाइब्रिडाइजेशन आप असाइन करिए। तो यहां देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 है, देन इट विल sp3, यहां 1 है तो ये क्या होगा आपके sp2, यहां भी 1 है पाई बॉन्ड तो इसका भी क्या हो जाएगा sp2, यहां 0 है तो sp3, यहां भी 0 है तो sp3। तो बच्चों पता चल रहा होगा, इस तरह से आपको इंडिविजुअल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं। पाई बॉन्ड यहाँ 0 है तो sp3 हुआ, यहाँ पाई बॉन्ड 1 है तो sp2 हुआ, यहाँ भी 1 है तो sp2 हुआ, यहाँ 0 है पाई बॉन्ड तो ये sp3 और ये यहाँ भी 0 है तो ये sp3। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं बात करूं आपके, और देखो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों पर लेते हैं। ये कोई मैंने लिया, अब आपसे कह दे कि हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी एटम। अब यहां देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0 देन इट हैज sp3, यहाँ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 देन इट इज sp2, 0 देन इट इज sp3 एंड 2 देन इट इज sp। बहुत आसान है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ 0 पाई बॉन्ड है sp3, यहाँ 1 पाई बॉन्ड है sp2, यहाँ भी 0 है sp3 और यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो sp। इस तरह से और भी देखो, और भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, आपसे कह दिया जाए ये, इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए हर एक कार्बन एटम का। तो बच्चों यहां देखना आप, इन दोनों, इस कार्बन एटम का पाई बॉन्ड कितना है, 1 है तो क्या होगा sp2, इसका भी क्या होगा sp2, लेकिन इस कार्बन एटम के पास पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 और 1 2, तो इसका क्या हो जाएगा sp। ठीक है, तो ये थी आपके पाई, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने की मेथड। लेकिन ये जो मेथड है ये कभी जो है क्या कहते हैं, कुछ ऐसे जो कंपाउंड्स हैं जिनके पास नेगेटिव चार्ज हो
पॉजिटिव चार्ज हो या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, उसके लिए ये टोटली फेल है, उस पे ये काम नहीं करती है। तो उसके लिए अपन को दूसरी मेथड लेके आनी पड़ती है, जिसका नाम है उस मेथड का इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। देखो दूसरी मेथड है, पहली जो मेथड थी वो कहाँ फेल हो रही थी, पॉजिटिव चार्ज वाले पे हो, निगेटिव चार्ज वाले हो या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, तो अपन कैसे असाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो वहां ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाली मेथड क्या हो जा रही थी, फेल हो रही थी। तो दूसरी मेथड है, उस मेथड को अपन बोलते हैं, सेकंड मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। अब इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड को मैं बोलता हूं ईपी इज इक्वल टू बीपी प्लस एलपी। अब यहां ईपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, बीपी स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर, एलपी स्टैंड फॉर लोन पेयर। अब पहले अपन को पता होना चाहिए बच्चों कि अपन बॉन्ड पेयर कैसे असाइन करेंगे और लोन पेयर कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर क्या होगा, देखो बॉन्ड पेयर असाइन करने के लिए नंबर 1 बीपी, किसी एक एटम जिसको बोल देंगे सेंट्रल एटम। तो बॉन्ड पेयर होते क्या हैं, यहां लिखूंगा मैं, नंबर ऑफ एटम अटैच्ड विद सेंट्रल एटम। किसी एक एटम को अपन सेंट्रल एटम मानेंगे और उससे जो जुड़े हुए क्या कहते हैं आपके एटम हैं, उसको मैं क्या बोलूंगा, बॉन्ड पेयर बोलूंगा। ठीक है, अब बॉन्ड पेयर जैसे मैं बात करूं यहां पे, ये है इसमें अपन को नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालने हैं। तो सेंट्रल एटम किसी को भी मान लो, इसको मैंने सेंट्रल एटम माना, ये मेरे सीए है। तो इस सेंट्रल एटम पे कितने 1 2 और एक ये जुड़ा हुआ है 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए बेटा, 3 हो गए। अगर इसको मैं सेंट्रल एटम मान रहा हूं तो 1 2 एंड 3। एक बार दोबारा देख लो, आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है इनमें से किसी एक को आप सेंट्रल एटम मानिए। अगर इसको सेंट्रल एटम मान रहे हो तो यहाँ टोटल एटम कितने हो गए जो इससे जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है 1 2 एंड 3। अगर इसको सेंट्रल एटम मान रहे हो तो 1 2 एंड 3, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हुए, 3 हुए। इसी तरह से जैसे अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो, अगर इसको आप सेंट्रल एटम मान रहे हो तो इसके साथ एक ये यहां है और ये तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 2। बॉन्ड पेयर हमेशा आपसे कितना हुआ, 2 हुआ। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, इसको सेंट्रल एटम मान रहे हो आप, इसको सेंट्रल एटम मान रहे हो, इसको सेंट्रल एटम मान रहे हो, तो इससे एसोसिएटेड एक तो ये हो गया और एक दूसरा ये हो गया और ये यहाँ पे तीसरा। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने आए बेटा, 30। ठीक है, तो इस तरह से अपन बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं। अब बात आती है लोन पेयर की। लोन पेयर, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक बात ध्यान रखना, इफ atom has pi bond and positive charge,
then LP will 0। अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड है या पॉजिटिव चार्ज है तो लोन पेयर आपका हमेशा क्या होगा, 0 होगा। दूसरा, इफ एनी एटम हैज नेगेटिव चार्ज देन LP will be 1। अगर किसी के पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसमें लोन पेयर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इसके अपन एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, देखो आपसे कह दिया जाए बच्चों CH3 CH2 पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर से आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए तो EP इजिकल टू क्या होता है, BP प्लस LP। इलेक्ट्रॉन पेयर इजिकल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर देखिए आप, ये इसको सेंट्रल एटम मानता हूं मैं, तो 2 और 1 3, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर क्या है आपके। हाँ, इससे पहले एक और बता देता हूँ, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर से हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू, और इधर लिखूंगा मैं हाइब्रिडाइजेशन। हाँ बच्चों देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से अपन हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर 2 आती है देन इट इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 आती है sp2, 4 आती है sp3, 5 आती है sp3d और 6 आती है तो sp3d2। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन अपन केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आएगा वहां डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 आ रही है वैल्यू तो आपकी हमेशा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 4 आ रही है वैल्यू तो sp3 होगा, 5 आ रही है तो sp3d होगा, 6 आ रही है तो sp3d2 होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल करते हैं जिनसे कि आपकी कंसेप्ट और अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जांपल अपन ले रहे हैं बच्चों, देखो आपको दे दिया जाए इस तरह से CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बोले कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन असाइन करिए आप, तो देखो EP अपन को फॉर्मूला पता है इजिकल टू BP प्लस LP। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब यहाँ देखिए, बॉन्ड पेयर निकालने के लिए मैंने बताया था सेंट्रल एटम ये है, इससे असाइन 2 और 1 3, लोन पेयर 0 है तो बच्चों 3 है तो क्या होगा आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अरे sp2 ही हुआ, वैल्यू आप देखिए 3 पे कितनी आ रही है वैल्यू, sp2 आया। इसी तरह से आपके कह दे ये, इसका असाइन करिए। यहां देखिए आप EP इजिकल टू 1, सेंट्रल एटम में 1 एंड 2, 2 आया और 0 लोन पेयर है तो 2 के लिए वैल्यू क्या आती है आपके sp। तो इसमें कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपके sp होगा। ठीक है, इसके बाद आपसे कह दिया जाए, देखना बच्चों, आपसे अगर कह दिया जाए CH3 CH नेगेटिव CH3, EP इजिकल टू क्या लिखेंगे फॉर्मूला, BP प्लस LP। बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम ये है, इसके साथ 1 2 और 3, तो बॉन्ड पेयर कितने हुए बच्चों, 3 और 1 निगेटिव है
रूल क्या कह रहा था, लोन पेयर असाइन करते समय वेन एवर वन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट देन इट विल ऑलवेज इक्वल टू वन लोन पेयर. सो लोन पेयर विल बी वन, देन 4 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3. इससे इजी कोई मेथड नहीं है भैया. अगर ये मेथड भी आपके नहीं समझ में आ रही है तो फिर आप जो है कुछ नहीं हो सकता आपका, सीधी सी बात है. अब और देखिए जैसे, और जैसे मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, इसमें आपसे बोल दिया जाए कि हाइब्रिडाइजेशन बताइए आप, तो पहले वही मेथड EP इज इक्वल टू BP प्लस LP. बॉन्ड पेयर इसको सेंट्रल एटम मानू 1 and 2. बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2. निगेटिव चार्ज है 1, टोटल वैल्यू 3, और 3 पे आपके हमेशा क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और इसी तरह से एक और एग्जांपल लें अपन, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव. इसमें आप देखिए, इसको सेंट्रल एटम मानू तो इसके पास जुड़ा हुआ कितना, 1. तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 2. हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp. ठीक है. और एग्जांपल अपन देखें, सेंट्रल एटम ये है, इससे जुड़ा हुआ 1 है, तो बॉन्ड पेयर क्या हुआ 1, और नेगेटिव चार्ज है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. 2 पे आपकी किसकी वैल्यू आती है, sp. एक और देखो, आपसे कह दिया जाए बच्चों, इस तरह से दे दे आपको और आपसे कहे इसका हाइब्रिडाइजेशन असाइन करिए. अब देखना है यहाँ पे, इसको सेंट्रल एटम मानू मैं तो इससे जुड़े हुए कितने, 1 2 3. तो EP इज इक्वल टू BP प्लस LP. BP कितने हैं आपके, 3, LP 0, और 3 पे आपके कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा हमेशा. तो ये कुछ मेथड थे जिनसे कि अपन हाइब्रिडाइजेशन को असाइन इजीली कर सकते हैं. ठीक है. ये एक बार आप सीख गए तो फिर निश्चित है कि आपकी कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे मास्टरी हो जाएगी. इसके बाद आता है नेक्स्ट जो पार्ट है, गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अपन डिस्कस करेंगे. उससे पहले परसेंटेज S कैरेक्टर निकालना सीखते हैं अपन. जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर निकालने हो तो X यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन टोटल एटम कितने हैं, 3 और 1 4 इंटू 100. तो S परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है बच्चों, 25% sp3 में. sp2 की मैं जैसे बात करूं 1/3 इंटू 100. परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है आपके 33.33%. और sp की अगर मैं बात करूं तो 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 50% S कैरेक्टर. दोबारा देख लो परसेंटेज S कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे. sp3 है, sp3 में परसेंटेज S कैरेक्टर निकालना है तो S 1 है, बाकी टोटल एटम कितने 4 हैं, तो 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%. sp2 में S तो 1 ही है, p2 2, टोटल कितने 3, तो 1/3 इंटू 100 33.33%. sp में 2 ही है तो 1/2 इंटू 100/50%. इस तरह से अपन परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे. तो पहला जो एप्लीकेशन है आपके, फर्स्ट एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री.
बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री। तो यहां मैं लिखता हूं बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस करेक्टर एंड ज्योमेट्री। ये बॉन्ड एंगल से ज्योमेट्री भी अपन असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां नंबर 1 लिखता हूं अपन हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 1 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर 2 बॉन्ड एंगल, नंबर 3 परसेंटेज एस करेक्टर। इसको मैंने क्या लिख दिया, एक लाइन से खींच दिया। हाइब्रिडाइजेशन हो sp3, बॉन्ड एंगल आपके क्या आएगा 109 डिग्री 28 पर मिनट। एस करेक्टर कितना आएगा sp3 में 25%। ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चों, टेट्राहेड्रल। चेक करना आप, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 पर मिनट, परसेंटेज एस करेक्टर 25%, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp2 में बॉन्ड एंगल 120, परसेंटेज एस करेक्टर 33.33, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, परसेंटेज एक्स करेक्टर 50% और लीनियर। ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर। एक बार दोबारा देख लो, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला एप्लीकेशन है बॉन्ड एंगल एंड ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल और ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसमें बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 पर मिनट होता है, परसेंटेज एस करेक्टर कितनी होती है 25% होता है। ज्योमेट्री हमेशा कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। sp2 में 120 डिग्री होता है हमेशा बॉन्ड एंगल, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है 33.33% और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा आपके 50% और आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी, लीनियर। तो पहला एप्लीकेशन अपन को ये पता चल गया कि बॉन्ड एंगल से ज्योमेट्री किस तरह की डिसाइड होती है हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपन कैसे बता सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो देखो सिंपल सी बात है, सेकंड जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। एक बात ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एस जो ऑर्बिटल है ये हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बच्चों में EN से बता रहा हूं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं बता भी देता हूं होती क्या है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। फ्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई इट इज ऑलवेज नोन एज ब्लैक सीप। उसको हमेशा ब्लैक सीप बोलते हैं, किसको, फ्लोरीन को, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता चली होगी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन। लेकिन एस ऑर्बिटल है वो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड देखें अपन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, यानी कि एस करेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यहां sp3 sp2
sp, इसमें s करेक्टर कितना है 25, 33 और इसमें 50। मीन्स ये आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, क्योंकि s करेक्टर बढ़ेगा, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस ट्रेंड से अपन क्या कह सकते हैं कि sp जो हाइब्रिडाइज एटम होगा, लिख देता हूं, एक चीज देखिए आप, यहां लिखता हूं पहली बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, ये आप ध्यान रखिए, ये एक मंत्र है। एस करेक्टर बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। मीन्स sp हाइब्रिडाइज इज इलेक्ट्रो नेगेटिव while sp3 is इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, sp जो हाइब्रिडाइज होगा वो आपके हमेशा इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, लेकिन sp3 हमेशा आपके क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। sp2 जो कार्बोकैटायन है वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, लेकिन sp2 कार्ब एनाइन है वो आपके हमेशा कैसा होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। दूसरी बात और लिखता हूं, sp2 कार्बोकैटायन इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव while sp2 कार्ब एनाइन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको। मींस sp2 हाइब्रिडाइज कोई कार्बोकैटायन होगा वो हमेशा आपके क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, और sp2 कार्ब एनाइन होगा वो आपके हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। एक अब एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे, देखो चेक करते रहना आप। जैसे CH3 CH2 पॉजिटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, इन दोनों में से आपसे कह दिया जाए कि कौन सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो अपन कैसे पता करेंगे। ये यहाँ पे CH है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, बॉन्ड पेयर 1 ये सेंट्रल एटम, ये बॉन्ड पेयर 2 और 1 तीन होने पे ये क्या होगा, sp2, और ये कैसा हुआ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां देखिए आप 1 एंड 2 होने पे ep कितना आया टोटल 2, और इसमें ep कितना आ रहा था 3, तो ये कैसा हुआ sp, और ये कैसा हो गया आपके इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से अपन कुछ एग्जाम्पल से भी पता कर सकते हैं। बच्चों आपको इसमें पता चल गया होगा इस एग्जाम्पल में कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ रहे थे, 3, सेंट्रल एटम इसको माना तो ये सेंट्रल एटम है तो 2 और 1 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आने पे आपके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2, और ये कैसा होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब यहाँ भी पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन यहाँ 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए, 2, हाइब्रिडाइजेशन sp, देन इट इज इलेक्ट्रो नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आती है नेक्स्ट तीसरी जो एप्लीकेशन है हाइब्रिडाइजेशन की, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी टोटली डिपेंड करेगी आपके बॉन्ड लेंथ। यहां कुछ ट्रेंड लिखूंगा मैं, साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन परसेंटेज एस करेक्टर
ऑर्बिटल का जो साइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर के। मींस एस करेक्टर बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा हमेशा। परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज देन साइज ऑफ ऑर्बिटल विल डिक्रीज। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा ट्रेंड लिख सकता हूं मैं, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन परसेंटेज एस करेक्टर। एस करेक्टर बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ सीसी बॉन्ड और सीएच बॉन्ड लेंथ दोनों को अपन यहाँ देखेंगे। तो दोनों ट्रेंड बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, उनके बारे में बात बता दूं। साइज ऑफ ऑर्बिटल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, और दूसरा बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। मींस एस करेक्टर इंक्रीज then size of orbital will decrease, percentage s character increase then bond length is also decrease। ठीक है। अब देखो आप इसी में नेक्स्ट सीसी बॉन्ड लेंथ के बारे में अपन बात करेंगे, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ। सीसी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी। देखना इसमें परसेंटेज एस करेक्टर लिखता चलूं मैं 25, 30, 3.33 और इधर 50। अब देखना बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.34 एंगस्ट्रॉम और 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर विल इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज। ठीक है। तो सी और सी यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, sp3, इसमें sp2 और ये इसमें sp। ठीक है। और इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना चाहें तो अपन क्या लिख देंगे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। मीन्स परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर विल इंक्रीज देन बॉन्ड लेंथ विल ऑलवेज डिक्रीज। इसी तरह से सीएच की अपन बात करें, यहाँ पे सीएच बॉन्ड की, देखो सीएच बॉन्ड की जैसे मैं बात करूं, CH किसमें, sp3 में, CH किसमें, sp2 में, और CH किसमें, sp में। तीनों की जैसे मैं बात करूं, यहां 1.10 एंगस्ट्रॉम, 1.10 और 1.06 एंगस्ट्रॉम, ये इसकी कुछ बॉन्ड लेंथ आती हैं। ठीक है। इसके बाद ये था बच्चों, परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ हमेशा आपकी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। फोर्थ प्रॉपर्टी है बॉन्ड एनर्जी एंड स्ट्रेंथ। तो यहां कुछ ट्रेंड है, उनके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बॉन्ड लेंथ। यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी बच्चों, घटती जाएगी। दूसरा बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
bond energy directly proportional to percentage S character. S character बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो। द बॉन्ड एनर्जी जो आपके हमेशा किलो कैलोरी पर मोल में दी जाती है, इसमें sp3 में CH बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी आपके 106, 109 और 121। ये आपके कुछ वैल्यूज़ हैं जो किसकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रही हैं, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के बारे में। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के बारे में ये। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी के बारे में। जैसे अपन बात करें sp3, sp2 और sp3 की जैसे बात हो तो आपके किलो कैलोरी पर मोल में ये कितनी आएगी, 90। ये 121 से 164 और ये 120 to 169। ये आपके कुछ टिपिकल बॉन्ड एनर्जीज़ हैं जो CH बॉन्ड और CC बॉन्ड दोनों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 121 to 164 एंड 122 to 169। इसके बाद जो नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन, लास्ट इसका एप्लीकेशन। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अब देखो यहाँ जैसे मैं बात करूँ HOH, NH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे किसकी है, ऑक्सीजन की है, उसके बाद किसकी है, नाइट्रोजन की है, और सबसे बाद में किसकी है, आपके कार्बन की है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से अपन जैसे बात कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन की जो एसिडिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर। एस करेक्टर बढ़ेगा, एसिडिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल जैसे CH4, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। परसेंटेज एस करेक्टर इसमें 25, इसमें 33.33 और इसमें आपके कितना 50। तो क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इंक्रीजिंग। ये थे आपके एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, टू डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए, रिप्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है हर चीज में। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतनी ही चीज ज्यादा पसंद की जाएगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे मैं बात करूं, थोड़ा फ्लैशबैक में अपन चलते हैं। इन 10th क्लास अर्लियर वी हैड स्टडीड अबाउट लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने 10th क्लास में पढ़ा था। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन रही थी, अपन कुछ बात करें। जैसे वहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों का यूज कर रहे थे। एक बात और ध्यान रख रहे थे अपन, ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू
complete its octet. Octet means group of 8 electron, either by losing of electron or either by gaining of electron. But hydrogen always has tendency to complete its doublet, means group of 2 electron, either by losing or either by gaining. So these are the some summary of how to ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर. देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे बेस्ट मेथड है आपके लुईस स्ट्रक्चर. लेकिन लुईस स्ट्रक्चर की कुछ प्रॉब्लम लिमिटेशंस भी है, क्योंकि कंपाउंड जैसे मैं बोल दूं डेकेन की लुईस स्ट्रक्चर बनाइए तो पागल हो जाओगे, आप बनाते ही रहोगे और टाइम कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा लगेगा. कुछ अपन जैसे बात करें यहाँ पे, जैसे CH4 है, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2 and 4, हाइड्रोजन का 1 और बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4. तो यहां अपन ने क्या लिख दिया कार्बन और 4 कोई भी साइन अपन क्या कर देते हैं असाइन कर दिए 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और 4 हाइड्रोजन अपन क्या कर दें यहाँ पे इस तरह से लगा दें. रूल क्या कह रहा है, हाइड्रोजन हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट डबलेट. अब ये यहाँ इसका हाइड्रोजन का डबलेट हो रहा है कंप्लीट, और कार्बन हैज टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. चेक करना आप, 4 इसके पास है, 4 यहां से मिल जाए इसको, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया. तो ये स्ट्रक्चर किसकी आ गई CH4 की. अब यहां देखना शेयरिंग कितनी की हुई है, एक की हुई है. ये जो है, अब ये यहां जो आपको दिख रहा है इसको मैं बोलता हूं बच्चों हाइपन. कई बच्चे इसको माइनस भी बोलते हैं, लेकिन ये हाइपन है और ये हाइपन हमेशा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, हाइपन देखो सिंगल अगर हाइपन है, सिंगल एक लाइन है, तो ये कौन से बॉन्ड को बताएगा, सिंगल बॉन्ड को बताएगा. 2 लाइनें हैं तो किसको बताएंगी, ये डबल बॉन्ड को बताएंगी. और 3 लाइनें हैं तो किसको बताएंगी, ये ट्रिपल बॉन्ड को. ठीक है बच्चों, तो ये थी लुईस डॉट स्ट्रक्चर. लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो कुछ यहाँ फॉर्मूले लिखने के तरीके अपन जानेंगे, किस किस तरीके से अपन फॉर्मूले लिख सकते हैं. पहला नंबर जो फॉर्मूला आ रहा है उसको मैं बोलता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा किसी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होके बने हुए हैं उनके बारे में, जो है एटम्स के बारे में बताएगा. जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन का मैं लिखूं, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन का लिखूं C5H12. इस तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उनको अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं. इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद इसी फॉर्मूले को मैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहूं, जिसमें मुझे पता रहे कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने किस तरह से बॉन्ड हुए हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों अपन किस चीज को यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूसरा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें बॉन्डिंग के बारे में भी बताता है. जैसे आपसे बोल दिया जाए C2H6 है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताइए, तो C2H6 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कार्बन 2 है तो 2 लिख लिए और 6 हाइड्रोजन. तो ये आप देखिए, ये C2H6 का हो गया. इसी तरह से C4H10 है, क्या करेंगे अपन 4 कार्बन लिखेंगे इस तरह से और 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि ये यहाँ पे हाइड्रोजन है. इसी तरह से और देखें अपन, C5H10 है, C5H12 हो तो सिंगल बॉन्डेड वाले आएंगे. C5H10 है यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, तो यहीं लगा देता हूं मैं. ये 5 बैलेंसिंग पूरी कराओ आप.
गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये C5H10 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। इसी तरह से C5H12 का लिखूं 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके C5H12 का फॉर्मूला होगा। मींस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमें क्लियरली पता चलता है कि एटम्स हैं उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। खुली लाइन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो तो भी ठीक है, नहीं तो अंडरस्टूड है कि ये हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कई बार क्या करते हैं कि अपन कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहें किसी को, तो कंडेंस फॉर्म में तीसरा जो है क्या होगा फॉर्मूला, तीसरा जो फॉर्मूला होगा कंडेंस फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्मूले में क्या होता है कि जैसे ये कोई C6H14 की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है किसका, C6H14 का। इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, तो कंडेंस फॉर्मूला में इस कार्बन एटम को तो एज इट इज लिख देंगे अपन। यहां देखना 3 1 2 3 CH3 आ गया। उसके बाद इतनी चीज को किस में कर देंगे अपन, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो यहां ब्रैकेट लेके आऊंगा और ये यहाँ पे क्या है CH2 है, और कितने 1 2 3 4, तो उसके नीचे क्या लिख दिया मैंने, इस तरह से लिख दिया, और लास्ट वाले को इस तरह से लिख दिया। तो ये बच्चों आपके जो फॉर्मूला आया उसको मैं क्या बोल रहा हूं, कंडेंस फॉर्मूला। एक बार और समझ लो आप, ये C6H14 की स्ट्रक्चर है। C6H14 की जो स्ट्रक्चर है उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखना है, तो इनिशियल जो फॉर्मूला है ये यहां देखो आप, C और 3 H है, तो इसको मैंने क्या लिखा CH3। बाकी इन सारी चीजों को कंडेंस कर दिया, छोटा कर दिया, कि यहाँ CH2 है तो CH2 को इधर ब्रैकेट में लिख दिया, और कितने 4 हैं 1 2 3 4, नीचे क्या लिख दिया 4, और लास्ट के CH3 को क्या लिख दिया, लास्ट में लिख दिया हमने। ठीक है, इस तरह से अपन कंडेंस फॉर्मूला बना सकते हैं। और भी देखो एग्जांपल और करते हैं अपन 1 2, ताकि क्लियर हो जाए आपके। अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका मुझे कंडेंस फॉर्मूला बताना है, तो CH3 को तो एज इट इज लिखेंगे अपन, CH3 देन ब्रैकेट, CH2 कितने गिन लो 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, या 5, और लास्ट में CH3। ठीक है, अब और देखो इसमें बदमाशी करें अपन, थोड़ी सी बदमाशी करें तो क्या होगा, देखो ये आ गया। इसके बाद देखो जैसे मैं क्या चाहता हूं कि जैसे इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, CH3 CH2 2 CH3, इस तरह से अपन कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब बात आती है हर चीज लेटेस्ट चाहिए, तो अब करंट जो फैशन क्या है फॉर्मूला लिखने की, तो करंट जो फैशन है वो सारी चीजें एक दूसरे से, जब तक आपको पहले वाले नहीं आ रहे हैं तो लेटेस्ट नहीं आएगा, गारंटी है। लेटेस्ट जो फैशन है वो है आपके बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला की, बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला। ये बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, ये देखो आड़ी तिरछी लाइनें खींच दी मैंने, आपको तो आड़ी तिरछी लाइनें खींच दिख रही हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है मेरे हिसाब से। तो देखो बच्चों होता क्या है, बॉन्डेड लाइन फॉर्मूले में हमेशा जिगजैग फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे हेक्सेन है
ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हेक्सेन का। ये आपके हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इस बॉन्डेड लाइन फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखनी है, जो ओपन जहां भी होगा, ये जहां से ओपन हो रहा है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, CH3 को। जो कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, CH2 को। ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। ठीक है, इस तरह से अपन मीन्स जहां से ओपन है। अब ये तो था हेक्सेन का। अगर आपको पेंटेन का बनाना है C5H12 का, तो देखो CH3, CH2, CH2, ये आपके पेंटेन का गिन लो आप। 1 2 3 4 5 पेंटेन का। ठीक है, अब बात आती है इसी पेंटेन में अपन बदमाशी करें। देखो यहां मैं क्या कर दूं, इस CH की जगह एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं CH3, और फॉर्मूला मेरा कैसा है, ये 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट मेरा कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट। तो CH3 है, तो CH3 के लिए मैं क्या कर दूंगा, एक सिंपल सी लाइन खींच दूंगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं बॉन्डेड लाइन में। अगर सिंबल एक लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, CH3 को। 2 लाइन है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, C2H5 को। अगर इस तरह का झंडा टाइप का दिखाई दे रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइक्लोप्रोपाइल को। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट दिख रहा है, साइक्लोब्यूटाइल। इस तरह से है साइक्लोपेंटाइल। और भी हो सकते हैं, साइक्लोहेक्साइल भी लिख सकते हैं अपन। ये आपके क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है बच्चों, तो ये थे बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला। बॉन्डेड लाइन फॉर्मूला में जो ओपन एंड है उसको मैं लिखूंगा हमेशा CH3, और जहां कर्व है उसको मैं लिखूंगा CH2। अब बात आपके आ रही होगी कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के कैसे लिखेंगे, तो वो भी लिख के देखते हैं। एग्जाम्पल सारे लेंगे। ये कुछ सिंबल है। सिंपल एक लाइन के लिए हमेशा CH3 आएगा। इस तरह की 2 लाइनें हो तो C2H5, एक झंडा टाइप का हो तो साइक्लोप्रोपाइल, इस तरह का हो तो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, और ये साइक्लोहेक्साइल। ये सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में अपन इनको लिख सकते हैं। अब बात आती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले को कैसे लिखेंगे। देखो भैया, वो भी लिख के दिखाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक लाइन खींचो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से आपसे कह दे इसका कहते हैं पेंट बनी, तो बनाओ ना आप। और ये यहां क्या कर दिया अपन ने, एक डबल लाइन खींच दिया। 1 2 3 4 5। अगर आपसे कह दे पेंट बनाइन का बनाओ, तो यहां क्या कर दिया मैंने, 3 बॉन्डेड लाइन फॉर्मूले, 3 लाइनें खींच दी। तो इस तरह से अपन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखें, जैसे ये है, इसको अपन यूं लिख सकते हैं 1 2 3। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, CH3 को, ये C को, और ये वापस CH3 को। तो फॉर्मूले बॉन्डेड लाइन में आपको ये ध्यान रखना है, जहां से ओपन हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो रहा है, वो हमेशा CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां कर्व है वो CH2 को रिप्रेजेंट करेगा। अगर सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो कर्व में अपन क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे। और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या होता है, आगे अपन बात करेंगे इसी में, कि सब्स्टिट्यूएंट वो होता है जो हाइड्रोजन को हटाकर जुड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्या थे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।